कोई भी लड़की किसी भी आदमी और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है इस कानूनी व्यवस्था का इस्तेमाल करके। मेंटेनेंस केस में मेरी पत्नी की डिमांड मुझसे 2 लाख रुपए प्रति महीने। तो मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सा अननेचुरल सेक्स किया। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हरास करेगा। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है। कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। महिलाओं के लिए बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग वर्तमान समय में बहुत देखने को मिलता है। वहीं एक दूसरा बड़ा मुद्दा है कोर्ट में लंबे समय तक चलने वाले केस। इन केसों में तारीख पर तारीख तो मिलती है लेकिन न्याय नहीं मिल पाता। ऐसे ही न्याय व्यवस्था की भेंट चढ़ गए बेंगलोर के अतुल सुभाष। अतुल सुभाष की कहानी जानकर आप भी रो पड़ेंगे, जिन्होंने शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ जिंदगी भर प्यार से रहने के सपने सजोए, लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस अग्नि के साथ वे फेरे ले रहे हैं कुछ ही दिनों में उन्हें उसी आग में जलना पड़ेगा। पत्नी की एक के बाद एक गंभीर आरोप और कोर्ट में तारीख पर तारीख से तंगाकर अब अतुल सुभाष ने हार कर आत्महत्या कर ली है। अतुल की मानसिक पीड़ा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मरने से पहले अतुल ने 40 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा, वहीं 1.5 घंटे का वीडियो बनाया जिसकी हर एक लाइन आपको रुला देने वाली है। इस वीडियो को देखकर आपको ये सीखने को मिलेगा कि कैसे आज कोई भी लड़की किसी भी आदमी और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है इस कानूनी व्यवस्था का इस्तेमाल करके, और कैसे ये कानूनी व्यवस्था सिर्फ कानूनन तरीके से आदमियों के खिलाफ नहीं है बल्कि कैसे ये भ्रष्ट भी है, और आपको ये सोचने पे मजबूर करेगा कि क्या हम अपनी आस्था ऐसी व्यवस्था पर रख सकते हैं। बता दें कि बेंगलुरु के रहने वाले अतुल सुभाष की शादी उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली निकिता सिंघानिया के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर अचानक पत्नी निकिता बेंगलुरु से वापस जौनपुर लौट आई और उसने अपने पति अतुल और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का केस दर्ज करा दिया। अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड से पहले बनाए वीडियो में बताया कि उनकी मौत के लिए पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साला अनुराग सिंघानिया उर्फ पीयूष सिंघानिया, चचेरा ससुर सुशील सिंघानिया और जौनपुर प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक जिम्मेदार हैं। नाम अतुल सुभाष है, मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बेंगलोर में रहता हूँ। आज मैं करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर रीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया जो कि और उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहता है। पांचवा, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहते हैं। वीडियो में अतुल ने बताया कि पैसे ऐंठने के लिए उसकी पत्नी और ससुराल वालों ने एक बड़ी साजिश रची और उनके परिवार वालों को झूठे केस में फंसाया। वहीं अतुल ने सुसाइड नोट में लिखा कि निकिता सिंघानिया ने 6 केस लोअर कोर्ट और 3 केस हाई कोर्ट में डाले हैं। निकिता ने उनके माँ, पिता और भाई के ऊपर हत्या का प्रयास, अननेचुरल सेक्स, घरेलू हिंसा, दहेज लेने जैसे झूठे आरोप लगाए थे। इन आरोपों में ऐसी धाराएं हैं जिनमें बेल मिलना मुश्किल है। पत्नी ने एक केस में आरोप लगाया कि 2019 में मेरे परिवार ने 10 लाख रुपए दहेज मांगा। इस सदमे से उनके पिता की मौत हो गई। क्रॉस एग्जामिनेशन में यह साबित हुआ कि निकिता के पिता को हार्ट की बीमारी थी, इस कारण उनकी मौत हुई थी। उनकी बीमारी के कारण ही उनकी शादी जल्दबाजी में कराई गई थी। वही दहेज, 10 लाख रुपए मांगने का इल्जाम और बाकी कुछ छोटी मोटी धाराएं, मारपीट, धमकी देना इत्यादि। ये पहला केस तो वापस ले लिया उसने। दूसरा केस जो हम पे डाला उसने CRPC 125 के अंदर मेंटेनेंस के लिए।
ये जज रीता कौशिक के कोर्ट में दाखिल हुआ था। हालांकि यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस मेंटेनेंस केस में मेरे पत्नी की डिमांड मुझसे 2 लाख रुपए प्रति महीने थी। 1 लाख रुपए मेरे 2 साल से कम उम्र के बच्चे के भरण पोषण के लिए और 1 लाख रुपए अपने भरण पोषण के लिए। अतुल ने वीडियो में जौनपुर प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोर्ट में जज ने उन पर 3 करोड़ रुपए की मेंटेनेंस देने का दबाव बनाया था। साथ ही दिसंबर 2024 में केस सेटल करने के लिए 5 लाख रुपए मांगे। जब उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी उसे आत्महत्या के लिए उकसा रही है, तब जज हंस पड़ी। 2022 में पेशकार के जरिए उन्होंने पहले भी 3 लाख रुपए मांगे थे। जब अतुल ने घूस नहीं दिया तो एलमनी और मेंटेनेंस के ऑर्डर जारी कर दिए गए, जिसमें उन्हें हर महीने 80,000 रुपए देने थे। इसके अलावा दूसरी डेट पर पत्नी ने आत्महत्या वाली बात पर अतुल से हंसकर पूछा, तुम अभी तक मरे नहीं? तब अतुल ने जवाब दिया था कि मैं मर गया होता तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलती। वीडियो में आगे अतुल ने बताया कि अभी तक 120 कोर्ट के डेट्स लग चुके थे और 40 बार खुद अतुल बेंगलोर से जौनपुर जा चुके थे। इसके अलावा उनके माता पिता और भाई को भी कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अतुल को साल में सिर्फ 23 छुट्टियां मिलती थी और वह इस सिस्टम से थक चुके थे। मरने से पहले अतुल ने अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में भी बताया। अतुल के मुताबिक उसकी पत्नी सेक्स संतुष्टि के लिए अजीबोगरीब तरीकों की डिमांड करती थी। इस कारण वो पत्नी से दूरी बनाकर रखते थे। वहीं उनकी पत्नी ने तलाक के बदले हर महीने 2 लाख रुपए के गुजारा भत्ता की डिमांड की और उसने अतुल से बच्चे को भी दूर रखा, कभी उनसे मिलने नहीं दिया। बता दूं आपको कि अभी तक तकरीबन मैंने जोड़ा है 120 से भी अधिक कोर्ट के डेट्स लग चुके हैं लास्ट 2.5-3 सालों में अक्रॉस ऑल केसेस, और 40 बार मैं खुद इन कोर्ट डेट्स को अटेंड करने के लिए बैंगलोर से जौनपुर जा चुका हूँ। इसके अलावा मेरे माता पिता और भाई को भी अक्सर कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। एक कोर्ट डेट अटेंड करने के लिए मुझे तकरीबन 2 दिन का समय लगता है मिनिमम। बैंगलोर से जौनपुर जाना, वहाँ कोर्ट डेट अटेंड करना अगले दिन और फिर वापस आना। मुझे साल में 23 छुट्टियां मिलती हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इन कोर्ट केसेस से लड़ पाना किसी के लिए भी पॉसिबल है या नहीं। ये बात जानकर आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अधिकतर डेट्स पर इन कोर्ट केसेस में कुछ भी नहीं होता। या तो जज एब्सेंट होती हैं, या लॉयर्स का हड़ताल होता है, या फिर कंडोलेंस होता है। कंडोलेंस का मतलब अगर उस पूरे इलाके में, पूरे ज़िले में कोई भी वकील, पुराना नया, कोई भी जज, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस दिन कोर्ट में कोई काम नहीं होता। 377 जो है अननेचुरल सेक्स, तो मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सा अननेचुरल सेक्स किया है। हमारा एक बेटा है तो जरूर सेक्स हुआ है, बट क्या अननेचुरल है इसमें मुझे नहीं पता। मेरी पत्नी के पास कोई भी मेडिकल प्रूफ, कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन, कुछ भी नहीं है। उसके अलावा 498A ये धारा तो काफी पॉपुलर है। न जाने कितने लाखों परिवारों और करोड़ों आदमियों को बर्बाद किया इसने पिछले 40 सालों में। कितने लोगों ने इसकी वजह से अपनी जान दे दी। इसके अलावा उन्होंने वीडियो में जुडिशरी से माता पिता को हैरेसमेंट नहीं करने की अपील की। पत्नी के लिए आखिरी संदेश यह दिया कि मेरे बच्चे को वैल्यू के साथ परवरिश के लिए मेरे माता पिता को दे दे। उसने अपने भाई को हिदायत दी कि बिना किसी कैमरे के मेरी पत्नी और उसके ससुराल वालों से नहीं मिले। मेरा अस्थि विसर्जन तभी करें जब तक परेशान करने वालों को सजा नहीं मिल जाती। अगर न्याय नहीं मिलता है तो मेरी मौत के बाद मेरी अस्थियां कोर्ट के सामने किसी गटर में बहा देना। मुझे खुद को ही कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे they gave me a suggestion
suggestion किया, they told me to come, and I think they're right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna take my life now. Also मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज़्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूँगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ, मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और I think she should have done it with me. She should have given the child to me, but मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है, अगर तुम्हारे पास तो हमें दे दो बच्चा, हमें, मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे, बट मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है इसकी। दूसरा है, और मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरे के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आप पर रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है। तो बहुत ध्यान से अगर किसी भी बात के लिए मिलें तो पब्लिक प्लेस पे मिलें। बाकी और औरतें होनी चाहिए हमारी तरफ से जो टेस्टिफाई कर सके कि कुछ गलत नहीं हुआ है, कैमरा होना चाहिए तभी मिले। दूसरा कि मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतनी सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की।